हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेनरी के नियम के दोष के बारे में। पिछले क्लास में जो 7 मई का क्लास था उसमें बिलियन चैप्टर में हम लोग सीखे थे हेनरी के नियम के बारे में कि हेनरी का नियम होता क्या है कि अगर हम क्या करते हैं दाब को बढ़ाते जाएंगे तो ये गैस के कण है, ये हमारे पास में द्रव के कण है। अगर दाब बढ़ा रहे हैं मतलब कि इसको जितना ज़्यादा हम नीचे की तरफ क्या करते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, तो जितना ही नीचे की तरफ हम इसको दबाते जाएंगे तो गैस के जो कण होंगे वो धीरे धीरे किस में आते चले जाएंगे, द्रव में आते जाएंगे। मतलब कि गैस के कण द्रव में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो हेनरी का नियम कहता है कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता जो होगी द्रव में दाब क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती क्या होता है, EX। यानी जितना दाब बढ़ाएंगे उतना ही गैस का कण क्या होगा, द्रव में घुलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस नियम को लेकर चलेंगे तो इस नियम के कुछ दोष भी हैं। तो इस दोष के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में 10 मई का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हेनरी के नियम के दोष क्या है। तो पहला इसका दोष जो है कि यह क्या करता है, नियम जो है मूलतः किस गैस के लिए मान्य होता है, आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस कहते किसको है, वैसे गैस जो गैसीय के गैस के चार जो जब हम लोग पढ़ रहे थे गैसीय अवस्था के बारे में उस समय हम लोग देखे थे कि गैस के कितने नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। चार्ल्स का नियम, बोयल्स नियम, एवोगाड्रो नियम और गैलुसेक का नियम, ये 4 नियम थे। तो जो गैस इन चारों नियमों का पालन करेगा वही आदर्श गैस होगा, और अगर जो आदर्श गैस मतलब कि इन नियमों का चारों का पालन नहीं करता है वो आदर्श गैस नहीं होता है, नॉन आइडियल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो गैस जो होगा तो जो आदर्श गैस होंगे वही हमारे पास में केवल इस नियम का पालन करेंगे। अगर आदर्श गैस नहीं रहेगा तो वो इस नियम का पालन नहीं करेगा। तो इसको लेकर 2 केस होते हैं। कोई भी गैस कब आदर्श गैस होता है, तो देखिए जब दाब अधिक हो जाता है तब पर भी कोई गैस आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करता नहीं है, या फिर ताप को अगर हम कम कर दें तब पर भी वो आदर्श गैस रहता नहीं है। यानी अधिक दाब और कम ताप पर अनादर्श गैस होता है। इसका मतलब क्यों इस नियम पर, मतलब कि अधिक दाब होगा तो अनादर्श गैस होगा, इसका मतलब कि बहुत अधिक दाब के लिए यह नियम मान्य होता नहीं है। तो हेनरी का नियम अगर दाब को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाएगा तो मान्य नहीं होगा। मतलब कहने का देखिए हेनरी का नियम बोलता क्या है कि दाब जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उसी अनुपात में गैस के कण भी क्या होते जाएंगे, इसमें अधिक घुलते जाएंगे। मतलब कम दाब रहेगा तो कम गैस घुलते रहेंगे, दाब को जितना अधिक बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, अधिक घुलते जा रहा है। लेकिन ये कंडीशन अगर हम ऐसे ही बढ़ाते चले गए तो एक समय ऐसा आएगा कि जब गैस के बहुत सारे कण किसके अंदर में आ जाएंगे, द्रव के। तो अब जिस अनुपात से अगर हम इस पे दाब लगाएंगे उस अनुपात से इसके अंदर में घुलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत अधिक मात्रा में गैस के कण क्या हुए हैं, घुले हुए हैं। तो अगर पहले ही बहुत अधिक मात्रा में घुले रहेंगे तो अब उतना मात्रा में इसमें घुलेगा नहीं, इसीलिए अधिक दाब के लिए यह मान्य होता नहीं है। मेन इसमें दिक्कत ये होता है दाब बढ़ाने पर तो घुलेगा, अधिक दाब बढ़ाएंगे तो अधिक घुलेगा, लेकिन उस अनुपात में अब नहीं घुलेगा जितना तेजी से पहले ये क्या कर रहा था, घुल रहा था। ठीक है, यही कंडीशन किसके साथ होता है, निम्न ताप के लिए। निम्न ताप पर भी ये मान्य होता नहीं है, क्योंकि निम्न ताप यानी जब हम ताप को घटाते हैं तो जितना ठंडा रहेगा तो गैस उतना ही ज़्यादा घुला रहेगा इसके अंदर में, लेकिन बहुत अधिक ठंडा भी कर देंगे तो बहुत अधिक घुल जाएगा। अब उससे अधिक अब ठंडा करते जाएंगे तो गैस के कण उसमें घुलेंगे नहीं। तो देखिए मेन बात ये था कि आदर्श गैस जो होता है, अगर कोई भी गैस आदर्श तभी व्यवहार करेगा जब दाब कम होगा। अगर दाब बढ़ा देंगे तो आदर्श गैस नहीं की तरफ व्यवहार नहीं करेगा, और अगर तापमान को बहुत कम कर दिया जाएगा तब पर भी वो आदर्श गैस नहीं होगा। यानी इन दोनों कंडीशन में अगर आदर्श गैस नहीं है तो वह हेनरी के नियम का भी पालन नहीं करेगा। समझ में आया बात? तो हेनरी के नियम को पालन वाला बात समझ में आ गया, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा दबाव भी देंगे तो गैस के कण अब जगह ही नहीं बचेगा कि उसमें घुले। ठीक है, अब अगर हम दूसरा दोष देखते हैं हेनरी के नियम को, तो हेनरी का नियम का जो ये समीकरण होगा केवल किसके लिए मान्य होगा, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होगा कि ए है कोई पदार्थ, ए से बी का बन रहा है, ठीक है, और जिस दर से ए से बी का निर्माण हो रहा है उसी दर से बी से किसका निर्माण हो रहा है, ए का। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था मतलब भरा हुआ है। जैसे कि बीच में यहाँ पर ये खेत है, ठीक है, तो जितना पानी इस टैंकर में है उतना ही पानी इधर वाला टैंकर में है, तो दोनों एकदम बराबर लेवल पे है, तो इसको क्या बोला जाएगा, साम्य अवस्था। इसमें का इसमें जाएगा जितना उतना ही इसमें चला जाएगा।
इस अवस्था को साम्य अवस्था मतलब कि बराबर की अवस्था। ठीक है, तो ये नियम केवल साम्य अवस्था के लिए मान्य होगा, मतलब कि वह अवस्था जिसमें अगर गैस के कण द्रव में घुल रहे हैं जितना, मतलब कि दो कण अगर गैस के घुल गए तो दो कण द्रव में से गैस के क्या होंगे, बाहर निकलेंगे भी। ठीक है, या फिर घुलना बंद कर दे, दोनों ही अवस्था, या प्रवाह है गैस का घुलना इसमें बंद हो जाए, या फिर अगर घुले तो जितना कण घुले उतना ही क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, साम्य अवस्था। समझ में आया बात? आ गया ना, जैसे कि टैंकर को पानी को लेकर कि अगर दो खेत में का पानी, अगर लाठ दोनों को बराबर पे है, पानी उसमें लाठ भरा हुआ है, तो एक में का पानी दूसरे में गया जाए, दूसरे का पानी पहले में आया, बराबर पे ही है रहेगा, तो वह साम्य अवस्था हो गया। तो ये नियम केवल साम्य अवस्था के लिए मान्य होता है, अगर साम्य अवस्था नहीं रहेगा तो मान्य नहीं होगा। मतलब कहने का कि साम्य अवस्था नहीं रहने का मतलब कि देखिए, अगर साम्य अवस्था नहीं है तो ये हमारे पास में द्रव है, ठीक है, इस द्रव के अंदर में ये गैस के कण अगर साम्य अवस्था नहीं है, मतलब कि गैस का आदान प्रदान द्रव के साथ हो रहा है आसानी से, यह इसके अंदर में क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो अगर पहले ही से ये घुल रहा है तो अब इसको दाब देने की जरूरत है नहीं। अगर हम क्या किए, दाब दिए, तो इसको ऊपर से अगर दाब को बढ़ाया जाएगा तो दाब को बढ़ाने के कारण गैस के कण क्या होंगे, द्रव के अंदर घुलेंगे, और कुछ साम्य अवस्था अगर नहीं है, इसका मतलब कि गैस के कण पहले से भी तो इसके अंदर घुल रहे हैं, तो क्योंकि दोनों पहले ही से घुल रहे हैं तो ये हमारे कैलकुलेशन में, क्योंकि अब उसी अनुपात में नहीं घुलेगा ना, अब घुलेगा किसके कारण से, दाब के कारण से भी घुलेगा, और बिना दाब वाला, क्योंकि साम्य अवस्था नहीं है, इसका मतलब कि वह पहले से भी क्या कर रहा है, इसमें गैस के कण घुल रहे हैं, तो बिना दाब के कारण भी घुल रहा है और दाब लगाने के कारण भी क्या हो रहा है, इसमें घुल रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यह केवल किसके लिए मान्य होगा, साम्य अवस्था के लिए। एक बार फिर से इसको समझिए, थोड़ा लेंदी टाइप हो गया, तो अगर साम्य अवस्था नहीं हुआ, ठीक है, अगर साम्य अवस्था होगा मतलब कि यह अब अपने मन से घुल नहीं रहा है, तो जो भी घुल रहा है किसके कारण से घुल रहा है, दाब के कारण से। मतलब कि अगर इसके 10 कण घुल रहे हैं गैस के, थे 10 किसके कारण घुल रहे थे, दाब के कारण, यानी कि पी के रिस्पेक्ट में ये कितना निकल कर आया, 10। लेकिन अगर ये साम्य अवस्था में नहीं हुआ, अगर साम्य अवस्था में नहीं हुआ तो इसके कण कुछ पहले से भी तो घुल रहे थे बिना दाब लगाए, तो बिना दाब लगाए अगर हम क्या कर लिए, 2 कण मान लीजिए गैस का घुला, और दाब लगाने के कारण कितना घुला, 10 कण, यानी कि दाब का अब यहाँ पर अनुपात कितना हो गया, 10 और प्लस कितना हो गया, 2। तो हेनरी का नियम क्या बोला कि जिस अनुपात में दाब लगाएंगे उसी अनुपात में गैस के कण घुलेंगे। मतलब कि दाब के हिसाब से तो 10 ही होना चाहिए था, लेकिन कण कितने घुल जा रहे हैं, 12, 10 और 2 12। ठीक है, इसीलिए यह केवल किसके लिए मान्य होगा, साम्य अवस्था के लिए मान्य होगा। अगर साम्य अवस्था नहीं होगा तो गैस के कण ऑलरेडी इसमें घुल रहे होंगे, तो इसका मतलब कि अब दाब देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा, यह क्या होगा, गैस की विलेयता द्रव में कम होनी चाहिए। अगर ये गैस की विलेयता अगर कम नहीं रहेगी, बहुत अधिक घुल गया है, तो अब दाब भी देंगे तो यह उतना अधिक घुलेगा नहीं, इसीलिए यह नियम क्या होगा, मान्य नहीं होगा। इसका चौथा दोष है, बहुत दोष है इसमें, वैसे द्रव जो विलेय किसी अभिक्रिया कर लेगा तब पर भी क्या होगा, यह नियम मान्य नहीं होगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में डालते हैं जिसका रंग दुधिया हो जाता है, अभिक्रिया कर लेता है, तो जब अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जब क्या किया जाएगा कि विलेय को विलायक में मिलाएंगे, अगर रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगा तो वहां पर भी हेनरी का नियम मान्य नहीं होगा। क्यों, पहले ही बताया गया है कि हेनरी विलयन होता क्या है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, उसी को क्या कहते हैं, विलयन। लेकिन यहाँ पर अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब कि वह विलयन नहीं है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो विलयन नहीं होगा ना, और अगर विलयन ही नहीं है तो वहां पर हेनरी का नियम भी मान्य नहीं होगा। समझ में आया? अब अगर नेक्स्ट नियम की बात करते हैं तो नेक्स्ट इसका मतलब कि दोष क्या है कि विलयन में गैस की का विघटित न हो, मतलब ऐसा न हो कि ये गैस के कण हैं और द्रव के अंदर में डालते ही क्या हो जाए, विघटित हो जाए। मतलब कि दाब एक कण पर लगाए हैं और गैस में जाते ही वो कितने कण हो गए हैं, 2। तो विलेयता जो निकल के आएगी वो कितना के हिसाब से निकल कर आएगी, अब 2 के हिसाब से निकल के आएगी ना, इसीलिए यह विघटित नहीं होना चाहिए। अगर विघटित होगा तो हेनरी का नियम P समानुपाती x, इस नियम का पालन नहीं होगा। यहाँ पर दाब जिस अनुपात से लगेगा गैस के कण उसी अनुपात से नहीं घुलेंगे। अगर 2 कण हो जाएगा तो उसका दुगना हो जाएगा, अगर 3 टुक्का में टूट गया तो उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हेनरी के नियम के क्या हो गए हैं, दोष हो गए हैं।
समझ में आया? इतना ही दोष है। अगर ये हेनरी के नियम का दोष आपको अगर 2 नंबर में लिखने को आएगा तो यहाँ पर 5-6 दोष लिखे गए हैं, इसमें से कोई भी आप 3 दोष लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से पूरा को रिवाइज करा दे रहे हैं कि हेनरी का नियम जो होगा यह केवल आदर्श गैस के लिए मान्य होता है। आदर्श गैस के लिए मान्य होंगे मतलब कि यह अधिक दाब रहेगा तब पर भी मान्य नहीं होगा, और अगर तापमान बहुत कम हो गया, बहुत ठंडा हो गया, तब पर भी यह मान्य नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें है कि यह केवल किसके लिए मान्य होगा? साम्यावस्था, यानी कि अगर बिना दाब लगाए गैस इसमें पहले ही से घुल रहा है, इसका मतलब कि साम्यावस्था नहीं है। साम्यावस्था कब आएगा? कि जब तक हम दाब नहीं लगाएंगे तब तक ये इसमें अब घुलना बंद कर दो, बिना दाब के घुल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गैस की विलेयता द्रव में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, मतलब गैस पहले से ही द्रव में क्या होगा? अगर कम घुला रहेगा तो ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में घुला हुआ है तो अब उसका क्या करेगा? हेनरी का नियम का पालन नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभिक्रिया होगा तो वह विलयन का ही निर्माण नहीं करेगा, और अगर विलयन का निर्माण नहीं करेगा तो हेनरी का नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये गैस के कण विघटित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गए और टूट गए तो अब यहाँ पर कणों की संख्या उसकी तुलना में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, ठीक है। अब हम देखते हैं हेनरी का नियम का। देखिए हम लोग हेनरी के नियम को भी देखें, हेनरी के नियम का दोष भी देख लिए। अब अगर हेनरी का नियम और उसका दोष देख लिए तो हेनरी का उपयोग क्या है, कि इसके नियम का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में अगर बात करेंगे तो पहला नियम होता है इसका कोको कोला फैक्ट्री, जो सोडा वोडा पेप्सी आप पीते हैं, तो वो होता क्या है? तो उसमें जल होता है, और जल में कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर ऐसे ही बनता है, और सबसे अधिक इस समय जो कोको कोला मतलब कि जो सोडा वाटर बिकता है कोको कोला कंपनी का बिकता है, इतना ज़्यादा बिकता है इस कंपनी का, समझ लीजिए कि जो हम लोग के पड़ोसी देश हो गए जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब जितना साल भर में पूरा देश मिलकर जितना पैसा कमाता है उतना कोको कोला जो होता है ना अकेले कमा लेता है, समझ जाइए इस कितना ज़्यादा पैसा कमाता है कोको कोला बेच के, खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेच के। होता क्या है कि इसमें जो होता है ऐसे पेप्सी का वाला जो हो गया, ये बोतल हो गया, ये बोतल में पहले ही से जल रहेगा, और जल में क्योंकि जल है तो देखिए जैसे कि ये एक बोतल हो गया, बोतल अच्छा सा बनाते हैं बढ़िया सुंदर एकदम, ठीक है। हमसे वैसे तो हमारा ड्राइंग ये बार बढ़िया बनाएंगे। देखो चलो जी, नहीं बन रहा है। ये मान लीजिए कि पेप्सी का बोतल हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले ही से क्या रहेगा? द्रव घुला रहेगा। अगर द्रव है पहले से ही, अब इसमें क्या किया जाएगा? हेनरी का नियम कहता है कि हम क्या करेंगे? दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता द्रव में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऊपर से हाई प्रेशर पर क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाएगा। तो जब उच्च दाब पर रहेगा तो दाब बढ़ाएंगे तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा इस द्रव के अंदर में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये ब्लू वाला मान लीजिए इसके अंदर में क्या घुल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या कर दिए वहीं पर, जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंपनी में ढक्कन बंद हो गया। अब ढक्कन बंद हो गया तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी वो अंदर ही रह जाएगी, और अंदर क्योंकि बोतल से पैक है तो अंदर का दाब अलग है, बाहर का दाब कितना है? 1 atm, ठीक है। क्योंकि अब हवा, ढक्कन बंद है तो हवा बाहर नहीं निकलेगा ना, इसीलिए अंदर का दाब अधिक है, प्रेशर पर बढ़े ही थे। और जब क्या किया जाएगा? इस ढक्कन को खोला जाएगा, ठीक है। तो हम इस ढक्कन को अगर जब क्या कर दिए? खोल दिए, तो खोल दिए तो बाहर का दाब 1 atm, तो अब ढक्कन खुल गया तो अंदर का भी दाब कितना हो गया? 1 atm। तो पहले जो जब ढक्कन खोलते हैं तो उस समय दाब तो अंदर का अधिक था ना पहले, क्योंकि दाब लगा के ही भी इसके अंदर में भरा गया है हाई प्रेशर पे, तो अंदर का दाब अधिक था, बाहर का दाब क्या है? कम। तो इसीलिए जब ढक्कन अचानक से खोला जाता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ द्रव का प्रवाह होता है। तो जब ढक्कन खोलेंगे तो इसके अंदर में से क्या होगा? पेप्सी बाहर निकल के आने लगता है, क्योंकि अंदर में हाई प्रेशर पे क्या भरा रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर का दाब अधिक हो गया, बाहर का दाब क्या हो गया? कम। तो द्रव का प्रवाह बाहर की तरफ होने लगेगा। तो इसीलिए जब ढक्कन पेप्सी का, कोको कोला का खोला जाता है तो वो बाहर निकलता है। इसके अलावा इसमें उच्च दाब पर भरे थे तो गैस घुल गया, अगर दाब बढ़ा रहे हैं तो गैस घुल रहा है, तो दाब जब कम होगा तो गैस घुलेगा नहीं, तो वो जो घुला हुआ गैस है वो क्या होता है? बाहर निकलता है बबल्स के रूप में। तो जब आप पेप्सी कोको कोला पीते हैं तो उसमें देखेंगे तो ऐसे बबल्स बना रहता है, तो ये बबल्स कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भरा कैसे रहता है? ऐसे हो गया। यहाँ पर ये जो होती है मशीन होती है, पाइप लगी होती है बोतल में, ये बोतल में क्या करती है?
पूरा खर से भर के ढक्कन बंद कर देगी। ठीक है, ऐसी ही मशीन होती है, फैक्ट्री होता है जहाँ पर पेप्सी कोका कोला बनता है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड है। कब ये बाहर निकल रहे होते हैं? जब दाब बढ़ा के भर दिए, तो जब फिर से दाब घटेगा तो फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि इसको अगर बात करेंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर में उच्च दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। गैस जल में क्या रहती है? घुली रहती है। अब जैसे ही क्या करेंगे, बोतल के ढक्कन को खोला जाता है तो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बुलबुला जो निकलता है वो कौन सी गैस रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये हेनरी के नियम का उपयोग सीखे। अभी और देखते हैं हम उपयोग इसका हेनरी के नियम का, कि जब हम क्या करते हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, जितने भी पर्वतारोही होते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ये हमारा जमीन का सतह का दाब कितना होता है? 1 एटीएम। अगर हम क्या करते हैं कि ये हमारा पास में पहाड़ हो गया, ठीक है, तो नीचे का दाब 1 एटीएम। 1 एटीएम दाब हवा, जो जमीन की सतह पर हमारे शरीर पर हवा दाब लगाए रहती है सर पे, वो कितना का लगाती है? 1 एटीएम दाब लगाती है। तो यह 1 एटीएम दाब किसके द्वारा होता है? एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब होता है। तो अगर हवा के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को 1 एटीएम कहते हैं। तो जब पहाड़ पर यहाँ पर अगर हम चढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये जमीन पर थे तो दाब 1 एटीएम। तब अगर इतना ऊंचाई पर चले गए तो इतना दूर का हवा हमको दाब नहीं लगाएगी ना, दाब केवल कौन सा लगाएगा? इसके ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पर दाब जो होगा 1 एटीएम से क्या हो जाएगा? कम होगा। तो पहाड़ पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। समझ में आ गया बात? क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ से अब नीचे का हवा हमको दाब लगा पाएगी नहीं। तो जितना दाब लगाएगा उतना ही होगा, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? कम होगा। समझ में आया बात? अब क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, तो हमारे शरीर में जो होता है, रक्त होता है। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? अपने साथ कौन सी गैस को घोलना? ऑक्सीजन गैस को। रक्त में ऑक्सीजन को घोलने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। और एक हीमोग्लोबिन के कण जो होते हैं कितने ऑक्सीजन को घोलते हैं? 4 ऑक्सीजन को हमारे शरीर में घोलते हैं। यानी कि द्रव किसके अंदर में घुला हुआ है? गैस के अंदर में। कितना एटीएम के दाब पर? 1 एटीएम के दाब पर। 1 एटीएम दाब होता है ना जब हम वायुमंडल, अभी जमीन के सतह पर आएंगे, लेकिन जब पहाड़ पर जाएंगे तो वहां पर दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्योंकि दाब कम हो गया तो हेनरी क्या बोले थे कि जब दाब को जिस अनुपात में हम बढ़ाएंगे तो गैस उतना ही अनुपात में क्या होगा? द्रव में घुलेगा। तो इसका मतलब दाब बढ़ रहा है तो गैस घुलेगा, और दाब जब कम हो रहा है इसका मतलब अब उसमें गैस उतना घुलेगा नहीं घुलेगा ना। यानी कि जब हम पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो जब ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर अब हमारे रक्त में उतना ऑक्सीजन रहेगा नहीं, यानी कि अब हमको ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाएगा। तो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में अच्छे तरह से नहीं सप्लाई होगा। यानी कि अब उस समय क्या होता है, हमारे दिमाग को, क्योंकि अगर पूरा हम शरीर की बात करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ पर नहीं, तो जो जितना ऊपर रहेगा उसको उतना कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारे दिमाग को उतना ऑक्सीजन मिलता नहीं है। तो जब ऑक्सीजन दिमाग को नहीं मिलता है तो इसके कारण से दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, जिससे आपका मेमोरी लॉस, दिमाग वाली जो बीमारी होती है, जैसे कि आपको गश्ती मार देगा, आपका याददाश्त चला जाएगा, या आप कुछ बोलिएगा तो बोलते बोलते भूल जाएगा। जैसे होते हैं ना आदमी बात करते रहेंगे, कहाँ तक कहते रहे भुला गई। ये सब जो समस्या होती है किसके कारण होती है कि आपको दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी होती है? तो बीमारी का नाम है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक बीमारी होती है। यह किसके कारण होती है? जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन अच्छे से पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा तब जाके कौन सी बीमारी होती है? एनॉक्सिया। इसमें आपका याददाश्त चला जाएगा, आपको गश्ती मार देगा। तो ये सब समस्या इसमें होती है। ठीक है। तो जितना भी पहाड़ पर लोग जाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, साथ में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते हैं, ताकि वहां पर क्या कर सकें, पर्याप्त मात्रा में हवा ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। ठीक है। तो इसी को लेकर है कि पृथ्वी की सतह की अपेक्षा ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन का गैस का आंतरिक दाब क्या होता है? कम होता है। मतलब कि अब वहां पर उतना ज्यादा वो दबा पाता नहीं है। ठीक है। अतः पर्वतारोही यानी जितने भी पहाड़ पर चढ़ने वाले होते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण से कौन सी बीमारी हो जाएगी? एनॉक्सिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, समझ में आया? यही नहीं होता है, इसके अलावा आप देखिएगा तो जो पहाड़ वहाड़ पर चलते हैं, चाहे ज़्यादा ऊंचाई पर जब जानते हैं आदमी, तो उनके नाक से खून बहने लगता है। ये भी आप देखे होंगे। क्यों बहता है?
क्योंकि देखिए अगर हम जमीन पर हैं तो जमीन पर हमारा दाब शरीर का कितना है, 1 एटीएम। यहाँ पर दाब 1 एटीएम लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा शरीर संतुलन में है कितने एटीएम के दाब के साथ में, 1 एटीएम के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर पहाड़ पर जाएंगे तो बाहर का दाब जो होगा कम हो जाएगा, कम हो गया मान लीजिए कि 0.95 एटीएम, ये दाब हो गया बाहर का। लेकिन अंदर का दाब अभी भी उतना ही है ना। तो जब बाहर का दाब कम हो गया तो द्रव का जो आदान प्रदान होता है किधर से किधर की तरफ होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। द्रव का आदान प्रदान ऐसे ही होता है ना कि जो उच्च दाब रहेगा उससे निम्न की तरफ। तो अब रक्त क्या होगा, शरीर से किधर की तरफ जाने लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर का दाब क्या है, कम है। इसीलिए क्या होता है, हमारे शरीर नाक से रक्त बाहर निकलने लगता है। ठीक है, अब वो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग में नहीं आएगा रक्त से बाहर निकलना, क्योंकि वो गैस का विलेयता वाली बात नहीं है। एक इसका अनुप्रयोग देखने को मिलता है स्कूबा डाइविंग वाला में, यानी कि जब समुद्र में आदमी पानी गोताखोर जो होते हैं समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, तो ये हमारा जमीन का सतह हो गया। अब अगर समुद्र की बात करेंगे तो ये गहराई में चलते चले गए, ये क्या हो गया, समुद्र। तो हमारे शरीर पर यहाँ पर जो दाब लगता है, कहाँ पर, इस वाले हिस्से पर, तो यहाँ पर क्योंकि हवा है तो यहाँ पर दाब कितना लगेगा, 1 एटीएम, जमीन पर दाब 1 एटीएम। अब अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पानी की सतह है और हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारे ऊपर 1 एटीएम का दाब तो हवा का लगेगा ही, साथ में इतना दूर का पानी भी हमको दबा रही है। तो यानी कि अब हमारा दाब जो होगा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ गया है, तब हमारे शरीर में क्या होगा कि जब नीचे कोई जाता है जमीन की सतह में, तो वहाँ पर जो होता है इसकी मात्रा जो होती है हमारे शरीर में अब क्योंकि दाब बढ़ा दिए हैं तो विलेयता बढ़ेगी। विलेयता बढ़ाने का मतलब कि दाब क्योंकि यहाँ पर अधिक हो गया तो हमारे शरीर में अब गैस और अधिक मात्रा में क्या होंगे, घुलेंगे। यानी कि घुलेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस तो घुलता ही है रक्त में, साथ में अब कौन सा गैस घुलने लगेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से हल्का होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 16, नाइट्रोजन वाला का कितना होता है, 14 होता है ना। तो ये हल्का, इसीलिए जनरल केस में जैसे कि हम हवा में जब वायुमंडल, अभी हम हैं जमीन पर, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन घुलता है, नाइट्रोजन घुलता नहीं है। लेकिन जब दाब बढ़ जाएगा तो अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा गैस घुलने लगेगा, नाइट्रोजन भी गैस घुलेगा। तो जब हमारे रक्त में अब नाइट्रोजन भी घुलेगा तो इसके कारण से हमारे शरीर में क्या होने लगती है, समस्या होने लगती है। इसके कारण से बीमारी होती है, इसको कहते हैं बैंड्स। यानी कि हमारे शरीर में ना जगह जगह पर जो होगा नस तनने लगेगी, इसके कारण से दर्द बहुत तेज होता है शरीर में। कई लोग का इतना तेज दर्द होता है कि जान भी चला जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से ऑक्सीजन के साथ अब नाइट्रोजन को रख रहे थे तो घाटा यह हो रहा था कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस रक्त में घुल जा रही थी, नाइट्रोजन। तो क्या किया जाता है कि अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बदले में हम उस गैस को लेंगे जो कि दाब पर अधिक घुले न, क्योंकि अगर रक्त में घुल गया तो नीचे गए तो घुल जाएगा, अब नाइट्रोजन भी हमारे रक्त में घुल जाएगा। यही नहीं होगा, जब यहाँ से वापस रिटर्न मारेंगे तो यहाँ पर दाब अधिक था तो गैस अधिक मात्रा में घुला, और जब वापस गए तो यहाँ पर दाब कम हो गया, फिर से 1 एटीएम दाब हो गया। क्योंकि दाब 1 एटीएम हो गया तो यहाँ पर अब उतना मात्रा में गैस घुलेगा नहीं, तो जो गैस पहले घुला हुआ था वो फिर से बाहर निकलना शुरू करेगा। और जब गैस रक्त में बाहर निकलेगा, चाहे द्रव में जब गैस बाहर निकलता है तो बुलबुला बनाता है, तो हमारे शरीर में भी वो क्या करेगा, बबल्स बनाएगा, जिसके कारण रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है कि जब हम कोई भी गोताखोर जब जमीन के अंदर मतलब कि जाता है तो उस समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन गैस तो रहेगा ही, इसके साथ वायुमंडल की फीलिंग देने के लिए नाइट्रोजन गैस भी रहेगा। लेकिन साथ में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। क्यों भरी जाती है हीलियम को, क्योंकि ये क्या करता है, जल में उतना तेज घुलता नहीं है। अगर उतना तेज नहीं घुलेगा तो हमारे रक्त में उतना मात्रा में शामिल नहीं होगा। तो इसमें जो होता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर गोताखोर लेता है तो इसमें ये होता है 32.1%, नाइट्रोजन होता है 56.6% और हीलियम होता है 12.617%। ठीक है, तो इतना प्रतिशत जो होता है ये जब ऑक्सीजन सिलेंडर होगा तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं रहेगा जो गोताखोर रहे, गोताखोर जब यूज करेगा तो वो ऑक्सीजन उसमें 32% रहेगा, नाइट्रोजन 56% रहेगा और हीलियम कितना प्रतिशत रहेगा, 12.3%। हीलियम क्यों रखा जाता है अब उसमें, क्योंकि यह उसमें घुलेगा आसानी से नहीं। अगर नहीं घुलेगा तो आराम से जाइए
ऊपर है, ये रक्त में घुल ही नहीं रहा। अगर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में रहेगा तो यह रक्त के अंदर में घुलेगा, तो घुलेगा तब पर भी दिक्कत है। फिर जमीन पर जब जाएंगे तो फिर उसे बाहर भी निकल आएगा, क्योंकि दाब कम हो गया। तो अगर फिर बाहर निकल आएगा तो फिर से बबल्स का निर्माण करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, गहरे समुद्र के गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस ली जाती है, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उच्च दाब पर यह गैस क्या होता है, कम विलेय होता है, मतलब कि यह उतना घुलता नहीं है। समझ में आ गया बात। तो यही है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। अब इसके आगे का जो होगा हम लोग आगे अगला क्लास में देखेंगे रॉल्स के नियम को लेकर। यह हमारे पास में गैस की द्रव में विलेयता खत्म हो गया। कल हम लोग वाष्प दाब और इसके आगे का क्लास देखेंगे। इस वीडियो को होगा आप 2 बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोर्ड में जो होता है हेनरी का नियम के दोष और अनुप्रयोग से लेकर एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एक बार, तो अभी ये क्लास चल रहा है तब का, इसके बाद रिवीजन मतलब कि इसको तुरंत अभी जब क्लास खत्म हुआ है तो इसी समय में क्या करिएगा, इसको नोट करने के लिए वीडियो को फिर से शुरू से रोक रोक कर देखिएगा अच्छे से। 1 बार 2 बार, कम से कम मिनिमम 2 बार तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। शाम को आप लोगों का जैसे तत्वों का निष्कर्षण क्लास चल रहा था, वैसे शाम को 8 बजे आप लोग का तत्वों का निष्कर्षण का क्लास चलेगा। ठीक है।